वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 2024-25 वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 28 फरवरी को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए जी, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। देख लीजिए आप, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान का हम पेपर करेंगे कक्षा 8वीं का। ये आपका कोड रहने वाला है। पूर्णांक आपको 60 अंक का मिलने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है कि प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका ए ऑप्शन आता है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका पानी और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। दहन के लिए क्या आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। तो आपका ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है आपका गेहूं, सी ऑप्शन है आपका चना और डी ऑप्शन है आपका मटर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, धान, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। क्योंकि धान की फसल क्या होती है, धान की फसल हम जुलाई में बोते हैं, जून जुलाई में, और ये अक्टूबर नवंबर तक कटकर तैयार हो जाती है। इसलिए ये कौन सी फसल होती है, ये खरीफ की फसल होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। ठीक है, सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, आपका ए ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी ऑप्शन है आपका भूकंप, सी ऑप्शन है आपका भूचरण और डी ऑप्शन है आपका ज्वार भाटा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, भूकंप, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं इन सभी को। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, कार्बन का शुद्ध रूप रिक्त स्थान है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है, हीरा। 7वां है आपका, लोहे पर जंग लगना रिक्त स्थान की घटना है। तो लोहे पर जंग लगना संचारण की घटना है। दूसरे में आपको राइट आंसर क्या लिखना है, संचारण। ठीक है, संचारण की घटना होती है ये। प्रश्न 8वां है आपका, जून से सितंबर माह तक रिक्त स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो जून से सितंबर मान लीजिए, या फिर अक्टूबर नवंबर तक भी आप मान सकते हैं इसको। जून से अक्टूबर तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, खरीफ, इसको आप याद रखिए, खराब मौसम में बोई जाती है, यानी कि बारिश के मौसम में तो खरीफ फसल बोई जाती है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, ईंधन के अपूर्ण दहन से रिक्त स्थान विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है। इसको भी आप याद रखिए। अगला है आपका 10वां प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना रिक्त स्थान फल आकृति जैसी होती है। तो ये आपकी देखिए, फल में तो आप आड़ू लिख सकते हैं, लेकिन इसका मेन आंसर आप प्याज की परतें लिखिए, क्योंकि हर जगह यही दे रखा है, प्याज की परतें। ठीक है, प्याज की परतें। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसी होती है, प्याज की परतों जैसी होती है। तो प्याज की परतें आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका आपको निर्देश आता है कि प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं आपको। ठीक है, हर प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, तो इन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न 12वां है आपका, कोक क्या है, इसके उपयोग बताइए। ठीक है, 13वां प्रश्न आता है आपका, IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए।
अगला है आपका 14वां प्रश्न, किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाना है आपको। 15वां प्रश्न आता है आपका, वल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। और 16वां प्रश्न है आपका, ऊंचे घरों या भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 16वें के अंदर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी के उत्तर हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आप देख लीजिए। दानों या फिर बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरण से बचते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग क्या क्या है, इस्पात निर्माण में, ईंधन के रूप में और औद्योगिक प्रक्रियाओं में। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर, आईवीएफ का पूरा नाम आपको बताना था। तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन आपको बताना है। तो शरीर की लंबाई में वृद्धि, आवाज़ का भारी होना, चेहरे और शरीर पर बाल आना और प्रजनन अंगों का विकास। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, वल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। पर्वत निर्माण, भू आकृतिक परिवर्तन और धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, ऊंचे भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने, तड़ित की स्थिति में यह बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको निर्देश आता है कि प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। प्रश्न 18वां है आपका, रेड डाटा पुस्तक क्या है। प्रश्न 19वां है आपका, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले इन 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आदर्श ईंधन के लक्षण आपको बताना था, तो 5 लक्षण दे रखे हैं, आप पाँचों के पाँचों याद कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दे रखी है प्रश्न क्रमांक 18वां का उत्तर आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना है। तो परिभाषा, विशेषता यहाँ पे दे रखी है, फिर आपको दे रखा है लैंगिक जनन, फिर आपको दे रखा है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये परिभाषा हो जाएगी लैंगिक जनन की, ये परिभाषा हो जाएगी आपकी अलैंगिक जनन की। दूसरा है उदाहरण, ये आपके लैंगिक जनन के उदाहरण, ये आपके अलैंगिक जनन के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको गुणसूत्रों का मिश्रण। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, उत्परिवर्तन की संभावना, तो इस प्रकार से आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 यहाँ पे दे रखे हैं, 4 अंतर आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें के अंदर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20वें में आप देख लीजिए, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वां रहेगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रख देता है। नेक्स्ट आता है आपका 22वां प्रश्न, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इससे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां रहेगा। ठीक है, तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पहले हम देखते हैं 20, 21, 22 के, क्योंकि 17, 18, 19 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र में हार्मोन का योगदान कैसा रहता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर आप याद करिए। अगला आता है आपका 21वां प्रश्न, भारी बोझ उठाते समय कूली सिर पर कपड़ा क्यों पहनता है। तो 3 कारण दे रखे हैं, 3 वजह दे रखी है। ठीक है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, दबाव को कम करता है, जिससे सर को कम दर्द या चोट लगती है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर रहेगा। 22वां प्रश्न आप देख लीजिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, नहीं करता है। ठीक है, पानी में करंट नहीं आता है भाई, ये आप याद रखिए, जब तक वो शुद्ध ना हो। ठीक है, शुद्ध जल में करंट नहीं आता है, जबकि अशुद्ध जल में करंट आता है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, चालन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, H2SO4 मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, क्योंकि आयन युक्त हो जाएगा, Na+ का हो जाएगा, Cl- का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें करंट आ जाएगा फिर, और क्षार मिला सकते हैं उसमें, ऐसे करके आप चालन बना सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। ठीक है, निर्देश आपको आता है कि प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक आपको निर्धारित हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। 24वां प्रश्न है आपका, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। 25वां प्रश्न आप देख लीजिए, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। ठीक है, और 26वां और अंतिम प्रश्न आता है आपका, नियमित एवं अनियमित जिसे विसरित परावर्तन कहते हैं को चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। 4 केस दे रखे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। पहला है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, दूसरा है आपका कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ठीक है, ये आपका दूसरा केस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, फास्फेट घोलने वाले जीवाणु। फास्फेट घोलने वाले जीवाणु आप याद कर लीजिए, बेसिलस व पेनिबेसिलस मिट्टी में फास्फेट को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। चौथा है आपका हरित खाद जीवाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4 पॉइंट याद कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23वें के अंदर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानि आपको लिखना है। तो देखिए लाभ आपकी स्क्रीन पर है और ये आपकी हानियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 24वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला आता है आपका 25वां प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया और ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्र आपको दे रखे हैं, तबला एवं गिटार। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर रहेगा। 26वें और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, नियमित परावर्तन एवं अनियमित परावर्तन की परिभाषा। तो देखिए ये परिभाषा दे रखी है और एक विशेषता दे रखी है नियमित परावर्तन के अंदर। चित्र आपको एक समतल दर्पण पर समांतर किरणों के समांतर परावर्तन का आपको चित्र बनाना है। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें खुरदुरी सतह जैसे दीवार से टकराती है तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। बिल्कुल सही बात है, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है इसमें। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, 60/60 ठोक के आइए, अपने वीडियो देख के जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।